हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, एडुटेरिया बिहार द्वारा प्रैक्टिस सेट बुक का आज हम लोग सेट 8 करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट अगर नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी एवं डल झील जो है वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। वृहत हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, पाटभूमि स्थलाकृत विशेषता दोस्तों क्या है? पाटभूमि की विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा नागपुर पठार की विशेषता हो जाएगा पाटभूमि की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। छोटा नागपुर के क्षेत्र में दोस्तों आपका मुख्य रूप से आपका हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड का हजारीबाग हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, संथाल परगना हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ये सभी एरिया जो है आपका ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपका आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है नदी घाटी परियोजना में और नदी में आपका सुमेलित करना है। रिहंद परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? तो ये आपका रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। और आपका जो है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। रिहंद परियोजना रिहंद नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों दिया गया है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है दोस्तों दोमट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी में दोस्तों मुख्य रूप से आपका जो है जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लेटराइट मिट्टी 3.7%। तो इन सभी मिट्टियों के दोस्तों मुख्य रूप से जो आपका दोमट मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? दोस्तों सागौन वन जो है अत्यधिक आपका जो है अत्यधिक ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। सागौन वन अधिक अधिक कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस वन के लिए दोस्तों लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम दोस्तों अवरोही क्रम हो जाएगा घटते क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में उससे कम होता है गेहूं की खेती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? दोस्तों कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, झरिया जो है आपका कोयला क्षेत्र है, और जो है रानीगंज कोयला क्षेत्र है, बोकारो भी कोयला क्षेत्र है। लेकिन कोडरमा दोस्तों, कोडरमा जो है ये कोडरमा कोयला क्षेत्र नहीं है। कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है दोस्तों अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नगरीकृत राज्य सर्वाधिक इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका गोवा। गोवा जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है नदी और परियोजना और बांध दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो कोलोरेडो नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध है दोस्तों, हुवर परियोजना हुवर बांध है। दामोदर नदी पे दोस्तों क्या हो जाएगा? पंचेत हिल है। पंचेत हिल परियोजना जो है दामोदर नदी पे है। नील नदी पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? ओसवान, ओसवान परियोजना हो जाएगा नील नदी पे। और जाम्बेजी नदी पे आपका करीबा परियोजना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया गया दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर दोस्तों प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है दोस्तों।
यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ की गई है। सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र तथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरमट्टन। हरमट्टन दोस्तों ये दोस्तों हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है हरमट्टन। तो ये सऊदी अरब में नहीं होगा दोस्तों, कहाँ पे हो जाएगा ये सहारा रेगिस्तान में हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में। तो ये आपका पहला ही कथन गलत दिया गया है, पहला ही सुमेलित नहीं दिया गया है। चिनूक जो है दोस्तों अमेरिका की गर्म हवा है, चिनूक ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की हवा है, फॉन स्विट्जरलैंड की हवा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला क्रम का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो दोस्तों वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार ये आपका हो जाएगा दोस्तों कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो ये क्रम दोस्तों क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का क्रम जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये आपका जलवायु हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जलवायु जो है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्री परिषद जो है ये आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा जो है दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है आपका लोकसभा के मंत्री परिषद जो है आपके ये आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ऊपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1971 में हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान जो था दोस्तों बांग्लादेश के नाम से आपका पाकिस्तान से आपका स्वतंत्र हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना किया गया बांग्लादेश नाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र दोस्तों हॉकी खेलते थे, तो आपका हो जाएगा ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है दोस्तों? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सूरदास की काव्य रचना। क्या है दोस्तों? सूरदास की काव्य रचना ये आपका हो जाएगा सूरसागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये आपका दोस्तों सरकारिया आयोग समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह कब किया गया था दोस्तों? 1983 में दोस्तों किया गया था गठन सरकारिया आयोग का, और 1990 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गंगा का डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों, गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा डॉल्फिन दोस्तों भारत में किस राज्य में पाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा यूपी में दोस्तों। यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन देखने को मिला है आपका यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहा जा रहा है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ये दोस्तों 1950 में हस्ताक्षर किया गया था, 24 जनवरी 1950। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों
आपका संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें तो इस पे कुल कितने सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया है, तो 284। याद रखना है दोस्तों, 284 लोगों का हस्ताक्षर है आपके संविधान पर। और अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो सरकार के वित्तीय खर्च पर दोस्तों अंतिम टिप्पणी जो है कौन करता है, उच्चतम न्यायालय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 148 में है, 148 में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 24वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। 5 नवंबर 1971 को ये पारित किया गया था। कब किया गया था, 5 नवंबर 1971 को ये पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया डैश कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों समाजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए दिया गया है, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों। तो भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1974 में। और अगर हम बात करें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और 1972 में दोस्तों 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों ये आपका किससे ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दिया गया है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। वरीयता का सही क्रम हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे पहले तो राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपका वरीयता क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये आपका राइट दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिए गए विकल्प के अनुसार। ऐसे अगर हम बात करें दोस्तों तो एक बार आप सही क्रम देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद होता है दोस्तों अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, दोनों को 5वें क्रम पे रखा गया है। 6ठे क्रम पे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को एक समान पद पे रखा गया है 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। उसके बाद अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। प्रथम लोकपाल बिल दोस्तों संसद में कब पेश किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये कब पेश किया गया था, ये आपका हो जाएगा 1968 में पेश किया गया था। 1968 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1968 में दोस्तों लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम मजदूरी न देना। न्यूनतम मजदूरी न देना, ये दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए दिया गया है, निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। तो दोस्तों टॉमस रो, फाहियान और वेनसांग के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फाहियान सबसे पहले आया था दोस्तों, फाहियान 399 एडी में आया था। 399 एडी में दोस्तों फाहियान आया था, 399 एडी में, मतलब ईस्वी में आया था दोस्तों। और ये समुद्रगुप्त के कार्यकाल में दोस्तों आया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था ये। वेनसांग दोस्तों 629 ईस्वी में आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में। और ये हर्षवर्धन के समय में आया था दोस्तों। टॉमस रो जो है दोस्तों, टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था दोस्तों, जहांगीर के दरबार में। 1615 ईस्वी में आया था ये जहांगीर के दरबार में। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न आपके बनाए गए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इससे। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटक पर, वराहमिहिर, छपणक, शंकु, वरुचि, वेताल भट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में नवरत्न के पद पर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये घटना। आगे बढ़ते हैं। 36 में देखिए दोस्तों कहा जा रहा है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को दोस्तों बोधिसत्व कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। और बुद्ध का पहला उपदेश जो दिया गया था, इसको जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको परिणाम क्या कहा जाता है दोस्तों? बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया गया था? ये दोस्तों आपका हो जाएगा सारनाथ में। आपका प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। और उसके बाद जो आपका ये वैशाली में दोस्तों, वैशाली में आपका जो है सर्वाधिक आपका दिया गया था उपदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया। दोस्तों कब किया गया? 10 जनवरी 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, और 1918 में खत्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु से बनी थी? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कांसे की धातु से बनी थी। कांसे की धातु से बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों दिया गया है, यदि 3 क्रमगत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1680 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का जो है दोस्तों गुणनफल 1680 हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये आपका रामानंद हो जाएंगे दोस्तों। पिछले सेट में ये प्रश्न आया था दोस्तों कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ये आपके संत कबीर थे। और इस सेट में देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। आपको दोनों याद रखना है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक
को स्रोत के रूप में दोस्तों लिया जाना चाहिए। तो ये कौन सा पुस्तक हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मधुरा विजयम, द फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। इन तीनों पुस्तकों से आपका विजयनगर साम्राज्य की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में दोस्तों 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में दोस्तों ये शुरू किया गया था जतरा भगत के द्वारा। जतरा भगत के द्वारा दोस्तों 1914 में ये शुरू किया गया था, जतरा भगत के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो इंग्लैंड की गद्दी पे दोस्तों कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इस पे आपका हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। कौन हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल हो जाएगा 1558 से 1603। 1558 से 1603 तक दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम का आपका शासन रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। कालक्रम का आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का आपका काल हो जाएगा, शेरशाह सूरी का काल हो जाएगा दोस्तों 1540 से 1545। तो 1540 से इसका कार्य हो गया। अकबर का अगर हम बात करें दोस्तों तो अकबर का कब से कब तक था? अकबर का 1556 से 1605 तक था। तो 1556 से 1605 तक अकबर का हो जाएगा दोस्तों 1556 से। आगे बढ़ते हैं। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का आपका हो जाएगा 1296। 1296 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। और इल्तुतमिश जो है दोस्तों 1210 ईस्वी में बैठा था, 1210 में। तो आपका सही कालक्रम क्या हो जाएगा इसका? 4312। 4312 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये किसके विरोध में थे? तो ये आपका हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के आपके विरोध में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में थे, जिस कारण से ये जो है आपका 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 में दोस्तों बम फेंका गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों दिया गया है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये आपका फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बोनीपोरी, गंगा शरण सिन्हा, इनके द्वारा दोस्तों किया गया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 48 में क्या कहा जा रहा है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया? तो जून 1948 तक दोस्तों, जून 1948 तक प्रधानमंत्री इटली ने भारत से शासन वापस लेने की घोषणा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 में किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी दोस्तों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इनका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था पर दोस्तों कैसा प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास अधिक तरलता हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये भी सही कहा जा रहा है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। ये भी सही कहा जा रहा है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये भी सही कहा जा रहा है। तो इसमें सभी कथन जो है सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है?
तो बेरोजगारी का प्रभाव कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका जो है जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय, ये आपका बेरोजगारी का प्रभाव है। आर्थिक अधिभार में वृद्धि, ये भी है। और एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा, ये दोस्तों भी, ये भी आपका सही दिया गया है बेरोजगारी के प्रभाव पर। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये आपका गलत दिया गया है दोस्तों। बेरोजगारी के समय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है ये देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या में किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय में अगर हम जनसंख्या से भाग दे देंगे दोस्तों तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जो जोरहट में है। कहाँ पर है? जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चिकमंगलुरु में है ये। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ पे है? मैसूर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में, राष्ट्रीय रबड़ उत्पादन केंद्र अनुसंधान केंद्र जो है कोट्टायम में है। और राष्ट्रीय केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो किसके किसके बीच में दोस्तों है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255। 245 से 255 के बीच में दोस्तों आपका दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 56 में दिया गया है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम दोस्तों क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि होती है दोस्तों और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया गया है मुद्रा अवमूल्यन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है, रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिनहुड प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है? आय पुनर्वितरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आय पुनर्वितरण से संबंधित है रॉबिनहुड प्रभाव। आगे देखिए दिया गया है, दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा दाब की इकाई क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है 59 नंबर प्रश्न में, धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मों के लेंस में दोस्तों कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। 60 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोस्तों 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है इसमें यह पूछा जा रहा है। तो पहला कथन दिया गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है दोस्तों? कौन सा असत्य है, गलत कथन कौन सा इसमें? तो पहला कथन इसमें दिया गया है, हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो ये दोस्तों पहला ही आपका गलत हो जाएगा। हेलिना जो है दोस्तों, हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल का नाम है। किसका नाम है? टैंक रोधी मिसाइल का नाम है दोस्तों हेलिना। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए दिया गया बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। पिनाक दोस्तों रॉकेट है और चिनूक जो है ये हेलीकॉप्टर है, तो ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों प्रयुक्त होते हैं ये आपका एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 63 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? सही विकल्प कौन सा है दोस्तों ये बताना है। पहला दिया गया है 1 अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है, ये बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, ये भी सही दिया गया है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में देखिए दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। दोस्तों कौन सा गुण नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो पहला कथन जो दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो पहला ही कथन आपका गलत हो गया दोस्तों। वे तरंगे जिनके संरचना के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ एवं उदासीन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में दोस्तों दिया गया है अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे ज्यादा भेदन शक्ति दोस्तों किसमें होता है, ये गामा किरण में होता है, उसके बाद बीटा में, उसके बाद अल्फा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 में देखिए क्या कहा जा रहा है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक बिंदु जो है 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। तो इसमें निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। निर्मित प्रतिबिंब दोस्तों आभासी होगा और बड़ा होगा। आभासी और बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये दोस्तों गलत दिया गया है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छुओं तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो संतरा में, नींबू में, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका बी जो है गलत दिया गया है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत सुमेलित दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 68 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है। पहला देखिए इसमें दिया गया है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही कहा जा रहा है। आगे देखिए दिया गया है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है, तो ये दोस्तों गलत दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी एक उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सी जो है गलत दिया गया है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो डी भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए 69 में कहा जा रहा है 8400 रुपए पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि दोस्तों वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो 1604 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलीमर कौन सा नहीं है, ये आपका पॉलीमर कौन सा नहीं है दोस्तों, नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, और आपका जो है पॉलीस्टायरीन भी पॉलीमर है। यहाँ जो दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन सा होता है दोस्तों, रक्तक्षीणता होता है, चर्म रोग होता है, पेशीय ऐंठन होता है। चलिए आगे चलते हैं। 72 में देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। आगे चलते हैं। 73 में देखिए दिया गया है एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं दोस्तों। तो चवर्णक कितने दांत होते हैं, तो 12 चवर्णक दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चवर्णक दांत की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 74 में सुमेलित करने के लिए दोस्तों कहा जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि सूची 1 में, और सूची 2 में उससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम दिया गया है। तो जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन आपका रिलीज होता है दोस्तों, तो प्रोजेस्टेरोन
हार्मोन रिलीज होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। अग्नाशय से दोस्तों इंसुलिन रिलीज होता है और अधिवृक्क से कार्टिसोल रिलीज होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है दोस्तों, तो फफूंद से होती है। किससे होती है, फफूंद से होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट में क्या होता है दोस्तों, आपका पैर जो है, ये आपका पैर जो है काफी मोटा हो जाता है, हाथी के पैर के समान आपका पैर होने लगता है, फफूंद के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 में दोस्तों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना कौन सा है, आलू है। आलू जो है दोस्तों आपका रूपांतरित तना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा। तो कुल समय इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कुल समय आपका हो जाएगा 18 घंटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा जा रहा है, डायनेमो का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों। डायनेमो का अर्थ क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये इसका अर्थ होता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 में दोस्तों कहा जा रहा है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेपक की ओर चलता है तो वह क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सही कथन चुनने के लिए दिया गया है, यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। चारों कथनों में सही कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है हरे प्रकाश से ज्यादा है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में ओम के नियम के अनुसार यदि करंट जो है दोस्तों बढ़ता है तो विभवांतर अस्थिर रहता है, तो अब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा दोस्तों। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 82 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई, ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में दोस्तों कहा जा रहा है हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये आपका जो है जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जया वर्मा सिन्हा को पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष किसको चुना गया है, जया वर्मा सिन्हा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान दिया गया है, तो ये दोस्तों कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 में दोस्तों कहा जा रहा है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो ये दोस्तों नागोया में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, नागोया में किया जाएगा। 20वां एशियाई खेल का आयोजन जो है नागोया में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल का आयोजन 2030 में होगा, ये दोहा कतर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अब ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया दोस्तों, पीटी उषा को चुना गया है। किसको चुना गया है, पीटी उषा को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है EOS-8 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसको दोस्तों SSLV-D3 से आपका
प्रक्षेपित किया गया है? SSLV D3 से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिया गया है, सही कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो पहला कथन देखिए दिया गया है, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ये भी सही दिया गया है। तो इसमें दोनों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये जो आपका वियतनाम में किया गया था। कहां पर? वियंतियाने में किया गया था। वियंतियाने में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वियंतियाने कहां पर है दोस्तों? लाओस में है। कहां पर है? लाओस में हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? 92 में दिया गया है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत किया गया है। तो अदिति का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 118वें स्थान पर है दोस्तों। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें स्थान पे भारत है। चलिए आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न में कितना कहा जा रहा है दोस्तों? इसमें क्या कहा जा रहा है? राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। तो पेन का क्रय मूल्य कितना है? पेन का क्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 400 रुपया जो है पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे परिमल नाथवानी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? परिमल नाथवानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्जन हो जाएगा। सज्जन मतलब होता है दोस्तों, सज्जन व्यक्ति होता है। इसका विपरीतार्थक पूछ रहा था तो ये आपका दुर्जन व्यक्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत जोड़ इंदु। भारत जोड़ इंदु ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। 98 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया गया है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। तो बी ई से कैसे संबंधित है दोस्तों? पोती है। क्या है? पोती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जीरंड। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, आई लाइक डैश फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर दोस्तों गोइंग हो जाएगा। आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया दोस्तों, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपका दोस्तों दिया गया है ट्रांसपेरेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है दोस्तों पारदर्शी और ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका एडिटोरिया बिहार द्वारा प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 8 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।